हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उनके लिए सबसे ज्यादा गणित का महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 2 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो के बाद 2 नंबर वाले जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे अति लघुत्तरीय, उसको पूरे के पूरे कर डालोगे, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। 2024 बोर्ड में 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस इस प्रश्न को एक बार आपको लगा कर जाना है। तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक एक स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत आसान तरीके से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे प्यार बच्चों। देखो, यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों कि हर साल एग्जाम में आता है। समझिए, हर साल एग्जाम की बात कर रहा हूं, मतलब हर साल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वही प्रश्न बताने वाला हूं। फालतू की एक भी प्रश्न बताने वाला नहीं हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे इस बार हर एक बच्चे का 70 में 70 नंबर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में मेरा टारगेट ही है वो। अब इसको देखिए आप लोग कितना अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, ठीक है? चलिए कैसे हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारों से हल में, क्योंकि इसे आपको कॉपी में हल करना होगा, तो हल करने का तरीका क्या है, किस प्रकार कॉपी में लिखोगे इसको। देखो, सबसे पहले आपको माना है शून्यक। शून्यक तो आपको मालूम है नहीं, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, लेकिन शून्यक जो है आपको मालूम नहीं कि कौन से शून्यक है। तो मानेंगे कि माना माना द्विघात बहुपद, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में एकदम सेम इसी तरह, तभी नंबर मिलेगा आपको। माना द्विघात बहुपद का शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यक हमने मान लिया, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शून्यकों का योग दिया है, अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो शून्यकों का योग कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। और शून्यकों को गुणनफल 2 दिया है, मतलब अल्फा इंटू अगर हम बीटा कर दें तो गुणनफल हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है? अब हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करो, जब भी आपको द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला चलता है, और उसी फार्मूला पे आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाओगे। क्या होता है? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, इसके बाद एक्स का गुणा करो, इसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल। यह फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। अब आपको वैल्यू बस रखना है मेरे प्यारे बच्चों। वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। एक्स का गुणा कर दो और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। जब इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, और 3 को गुणा एक्स में करोगे तो 3x, और इधर प्लस बच गया 2। यही हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर। द्विघात बहुपद में आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आंसर, बस हल हो गया। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। एक बार लगा के जाना, एग्जाम में प्रश्न आएंगे, 100% दावे के साथ कह सकता हूं ये प्रश्न आएंगे। और एग्जाम में इसी तरह आपको पूरा तरीका जिस प्रकार बताऊं उसी तरह लिख के आना है, और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए, ये आपका पहला प्रश्न था जो कि हमने बेहतरीन तरीके से हल किया इसको। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है? बहुत ज्यादा आईएमपी है। दूसरा प्रश्न क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल। अब मेरे प्यारे बच्चों दो समीकरण दिया हुआ है। एक दिया है आपको 2x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है? ये पहला दिया है। और दूसरा क्या है, 3x माइनस के 5y बराबर के 7 दिया हुआ है। तो यहां से a1 b1 c1 निकलेगा, यहां से a2 b2 c2 निकलेगा। तो चलो निकालो। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, और b1 बराबर क्या आ जाएगा, k, एंड c1 बराबर कितना आ जाएगा, c1 बराबर आ जाएगा 1। यहां तक क्लियर है कि नहीं?
बिल्कुल। यहां से आप A2 निकालो तो A2 बराबर 3, B2 निकालो, B2 बराबर माइनस के 5 और C2 निकाल लो तो C2 बराबर कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि A1 बाटा A2 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर नहीं होता है B1 बाटा B2 के। ये क्या है? अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। आप बस वैल्यू आप पुटअप करो। जैसे A1 का वैल्यू क्या रखोगे 2, A2 का वैल्यू क्या रखोगे 3 बराबर नहीं है B1 के B2 माइनस 5 के। आप गुणा करोगे तो 3 को गुणा के में करोगे तो 3 के बराबर -5 को गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी के 10 माइनस के 10। अब के का वैल्यू निकालोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 10/3। अब यही हो गया आप लोगों का उत्तर। अब यहाँ इस तरह कोष्टक में आपको घेर लेना है और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इसी तरीके से करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको साइड करता हूं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। और ये तीसरा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले साल भी ये प्रश्न आया था। प्रश्न यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हल में कैसे करेंगे, ये तीसरा प्रश्न है। इसका मैं हल यहाँ लिखता हूं और कॉपी में कैसे लिखोगे इसका हल। तो सबसे पहले हम उस संख्या को मानेंगे कि एक संख्या दो संख्या है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना एक संख्या माना एक संख्या x तथा आपको इस तरह कॉपी में लिखना पड़ेगा जिस तरह मैं बता रहा हूं, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि कॉपी में लिखना है। तो माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरा संख्या y है, मान लिया आपने। ठीक, इसमें बोला है कि चूंकि हम लिखेंगे चूंकि उसमें बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, बोला है एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की। ये बोला हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने एक संख्या को x माना है बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या को हमने y माना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। इससे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ जो है x जो है x y से बड़ा है, क्योंकि एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, दो संख्या में एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो x बड़ा है y से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। जिस प्रकार बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। आप समीकरण पहले का मान समीकरण दूसरा में रख दो। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर ठीक है। चलिए समीकरण दूसरा में रखेंगे तो समीकरण x का मान देखिए x बराबर 3y है, तो जहां पे x आया है वहां पे आप क्या रखोगे 3y माइनस y बराबर कितना 26। ठीक है, तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2 काट दोगे तो y बराबर 13 दूनी के 26। तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया।
कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद करना क्या है कि y बराबर 13 आ गया ना, तो y का मान समीकरण पहला में रख दो। तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या था मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 3y था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे y का वैल्यू कितना आ गया 13। तो x बराबर 13 यहाँ 39। एक संख्या तो 39 आ गया और एक संख्या 13 आ गया। बस यही आंसर होंगे, ये आंसर एक ही आंसर। पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13 और x बड़ा भी है 39 से। बिल्कुल सही है। इस तरह हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी मूल समान दे दे तो समझ लेना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, मतलब विविध कर जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां से सिंपल आप निकाल लो, a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब रख दो b स्क्वायर मतलब कि माइनस 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a 2 आ जाएगा, c का वैल्यू c है बराबर 0। माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और माइनस 4 दूनी के 8c बराबर 0। तो हो जाएगा 64 बराबर 8c, माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 में। तो अगर मैं c का वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 64/8। जब इसे कटाएंगे तो c बराबर 8 64, तो c का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया और यही कहलाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर। ये चौथा प्रश्न था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये चौथा प्रश्न हमने हल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी मूल समान बोले तो समझ लो विविध कर जो है 0 के बराबर कर दो और एबीसी का वैल्यू रख दो, आंसर मालूम चल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न यहाँ सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मार्क लगा लो इसको कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले मूल निकालिए, उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके जो इसके मूल आएंगे उसका उल्टा करके योग कर लो तो आंसर मालूम चल जाएगा। या एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जेनवन तरीका, उसमें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मूलों का योगफल ज्ञात कर लो, मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लो पहले। तो देखो हम लोग लिखेंगे हल में, कैसे लिखेंगे कि दी गई, ये आपके कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं स्टेप बता रहा हूं आपको पूरा अच्छे तरीके से ताकि एक भी नंबर ना कटे। दी गई समीकरण, दी गई समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक है, दी गई समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी मूलों का योगफल पूछे तो फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और पूरे के पूरे बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस तो फार्मूला में है एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक क्या है माइनस के 7, तो हो जाएगा माइनस के 7 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस के 7, नीचे एक तो लिखा रह जाता है। तो मूलों का योगफल कितना आ गया 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे नीचे, तब अब लिखेंगे तब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तब मूलों का गुणनफल। तो लिखो तब मूलों का गुणनफल, इस तरह स्टेप से करोगे ना एक भी नंबर आपको एग्जाम में काटेगा नहीं। तब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो इसका भी फार्मूला चलता है कि मूलों का गुणनफल पूछे तो फार्मूला होता है अचर पद,
जिसमें कोई चर न हो, अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह फॉर्मूला चलता है मूलों का गुणनफल निकालने का। तो अचर पद इसमें कुछ दिख रहा है आपको? तो अचर पद आपका 12 है, अचर पद क्या है? 12 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 12/1 का मतलब 12। ठीक है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? 12। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो प्रश्न में पूछा था कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो हमने मूल क्या माना था? एक हमने अल्फा माना था, एक बीटा, हमने दो मूल माना है। तो अल्फा का अगर व्युत्क्रम कर देते हो तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/बीटा। इनका योगफल ज्ञात करना, तो योगफल कर दो। एलसीएम अल्फा और बीटा का अल्फा और बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा बच गया, और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बच गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 7, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 12। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो होगा वो 7/12 होगा, और यही आपका आंसर कहलाएगा। इस तरह करना, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, एक नंबर नहीं कटने वाला है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है? विभाज्य हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल में। देखो इसको कैसे हल किया जाएगा। हल में लिखेंगे कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्रमशः कौन कौन से हैं? तो एक तो 6, फिर 12, फिर 6 18, फिर 6 चौको 24, 6 5 30, इसी तरह करते करते 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है योगफल। ठीक है, 40 पदों तक। इसके बाद लिखेंगे पहला पद, ए बराबर कितना आ गया? 6। डी सर्वांतर कितना निकलेगा? 12 माइनस 6 बराबर 6, सर्वांतर निकल गया। ठीक है, और एन मतलब पदों की संख्या कितनी है? टोटल 40 पद है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकलता है? फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रथम n पदों का योगफल। इसी तरह लिखिएगा एग्जाम में पूरा, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। तो प्रथम n पदों का योगफल, फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, Sn बराबर n/2, फिर बड़ा कोष्टक में 2a, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर n-1, फिर d, फिर कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 40 पदों का योगफल। तो प्रथम 40 पदों का योगफल कैसे निकलेगा? तो S40 बराबर n/2, मतलब 40/2, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 6, प्लस n मतलब 40 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू सर्वांतर कितना है? 6, कोष्टक बंद। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा S40 बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, इधर हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12, और प्लस 40 में से एक जाएगा तो 39, और ए इंटू 6, तो हो जाएगा आपका S40 बराबर 20, और ये हो जाएगा 12 और प्लस 39 में जब 6 को गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 234 आ जाएगा। ये हो जाएगा S40 बराबर 20, और जोड़ोगे 234 में 12 तो 246, बिल्कुल सही है। तो S40 बराबर 20 को गुणा 246 में करोगे तो आ जाएगा 4920। तो प्रथम 40 पदों का जो योगफल होगा, ठीक है, जो कि 6 से विभाज्य हैं, उनका योगफल कितना आ जाएगा? 4920। यही उत्तर कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोगों को है? मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों, जो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। 7वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 हमने कर दिया यहाँ पे। 7वां प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा भारी भी प्रश्न है, बहुत सिंपल है। कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया है, यह ऊंचाई भी दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है।
तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे हल करोगे? तो हल करना पहले लिखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यह फॉर्मूला कहता है। तो यहाँ पे देखो 1/2, आधार की ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो आधार की संख्या देखोगे 14, और ऊंचाई कितना दिया है? 7। तो घटा दो, 2 7 14, तो 7 7 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो 8वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न, 8वां क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8वां है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे क्योंकि वृत्त के व्यास की बात किया है। तो हल देखो, हल कैसे करेंगे? एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तो कॉपी में कैसे लिखोगे? ए का निर्देशांक पूछा है तो पहले लिखना कि माना, माना ए के निर्देशांक, क्योंकि हमको ए के निर्देशांक पूछा है तो मालूम नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि माना ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक हमने मान लिया x, y है, ये आपका ए का निर्देशांक है। ऐसे ही लिखना। इसके बाद तब जाके आप बनाना वृत्त, और ये केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, और व्यास बोला है कि व्यास जो है वो ए बी है, और केंद्र को ओ मान लो। ओ का निर्देशांक दिया है आपको 2, -3, और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4, और ए का निर्देशांक हमने x, y माना है, यही ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ। तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार आप लिखोगे, इसके बाद लगाओगे फार्मूला। प्रश्नानुसार बराबर ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2, इधर y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रखना है x, ठीक है। x की जगह हम क्या रखेंगे? 2 बराबर x1 की जगह क्या है आपका? x प्लस x2 की जगह क्या है आपका? 1 और बटे में 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या है? -3, और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? y1 की वैल्यू y और प्लस y2 की वैल्यू 4 और बटे में 2। तो 2 दूनी के 4 बराबर x प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 बराबर y प्लस 4, ये अलग अलग निकालते रहना। तो हो जाएगा आपका 4 - 1 बराबर x, तो 3 बराबर x, तो x बराबर 3 आ गया। इसको हल करेंगे तो -6, और इधर आएगा तो -4 बराबर y, तो -10 बराबर क्या आ गया? y। ठीक है, ए का निर्देशांक पूछा है तो ए का निर्देशांक हमने क्या माना है? x, y माना है। तो हो जाएगा ए का निर्देशांक x का वैल्यू कितना आ गया? 3, और y का वैल्यू -10। यही हो गया आंसर, बात खत्म। कितना ज्यादा सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9, यदि cos a बराबर कर्ण में 3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल एग्जाम में प्रश्न टपका देता है। कह रहा है कि कैसे हल करेंगे? हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? दिया है कि cos a बराबर करणी में 3/2, ये चीज दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर कर्ण में 3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ a बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 30। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 30। इसलिए लिखेंगे, इसलिए sin 2a बराबर, तो sin 2 इंटू a का वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा sin 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2, और यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 10वां।
प्रश्न नंबर 10वां देखो कितना आसान है। प्रश्न नंबर 10वां अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, दो घन है, ठीक है, ये दो घन हमने बना दिया, एक घन ए है और एक घन में इधर बना देता हूं, अलग अलग दो घन है, ठीक है। अब दोनों घनों का आयतन दिया है। आयतन क्या होता है घन का, ए क्यू बराबर 64, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है, ठीक है। तो ए भी आपका घना में सब बराबर होता है, लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ये भी आपका 4, ये भी आपका 4, ये भी 4, दोनों घनों का। लेकिन दोनों घनों को मिला के एक घना बना दिया, बड़ा सा, दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा सा क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों, घना बना दिया, दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिलाकर बना दिया, तो अब मेरे प्यारे बच्चों तुम बताओ कि चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, लेकिन लंबाई 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, ऊंचाई भी तुम्हारी 4 ही रहेगी। ये समझा रहा हूं, पहले समझ लो, ठीक है, रहेगा नहीं इस तरह। चलिए, आप एग्जाम में कैसे हल करोगे पहले इसको समझ लिए ना। अब यही फिगर से ये घना बन गया, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप समझो एग्जाम में कैसे इसको लगाओगे। तो देखो हल करने का तरीका क्या है, इसको पहले लिखोगे कैसे हल में। तो हल में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक घन की कोर, ठीक है, प्रत्येक, मैं दिखाता हूं, प्रत्येक घन की कोर, एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो प्रत्येक घन की कोर जो होगा वो आपका घनमूल हो जाएगा 64 का क्यूब। तो 64 का क्या होता है, क्यूब 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने बताया आप लोगों को, ठीक है। फिर निर्मित, निर्मित घनाभ का लंबाई, जो दोनों फलकों को मिलाकर हम घनाभ बना रहे हैं, तो निर्मित घनाभ की लंबाई, एग्जाम में आपको कॉपी में इसी प्रकार करना पड़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो निर्मित घनाभ की लंबाई, तो लंबाई तो 2 गुणे 4 हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया आपको फिगर में कि लंबाई तो आपकी 8 सेंटीमीटर रहेगी। फिर लिखना निर्मित घनाभ की चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी सेम उतनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। फिर लिखना निर्मित घनाभ की ऊंचाई, तो निर्मित घनाभ की ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद लिखना इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लैक पेन से, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लिखना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 2, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई आपकी क्या है 8, चौड़ाई है 4, प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4, ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। तो हल करोगे तो 2, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 4 चौको 16, फिर 8 चौको 32, तो हो जाएगा 2। इन जोड़ों को जोड़ोगे तीनों को तो 80 आएगा, 80 दूना के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। मेरे प्यार बच्चों क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो देखिए आज वीडियो में मैंने 10 प्रश्न आपको बताया, 10 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 10 प्रश्न आप तैयार कर लिए तो समझ लो कि अति लघुत्तर वाले प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर पाओगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मेरे प्यार बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस बार टारगेट हम लोगों का 70 में 70 नंबर लाने का है, जरूर से जरूर पूरा होगा 100%। आप इतना ज्यादा मेहनत कीजिए कि इसको आप 70 में 70 लेकर आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।